मैं शिकस्त खूरदा से अंदाज में खड़ा था। मेरा ख्याल था कि अब मेरा दुश्मन मेरी तरफ से काफी मुतमईन हो गया होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके रिवॉल्वर की नाल मेरे सीने की जानिब उठी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचा मैंने निहायत फुर्ती से बायां हाथ उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई पर जमा दिया और पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर की नाल फर्श की जानिब झुका दी। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, चुनाचे रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया। मैंने पूरी कुव्वत से उसे झटका देकर नीचे गिराया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने उल्टी कलाबाजी खाई और अपना सर मेरी नाक पर इस जोर से मारा कि एक लम्हे के लिए मेरा दिमाग चकरा गया। अगर मैं फौरन न संभल जाता तो दूसरी टक्कर यकीनी तौर पर मेरी खोपड़ी फाड़ देती। सफेद फार्म के सर की मजबूती का इससे पहले मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। चूंकि मैं पीछे हट गया था इसलिए उसका वार खाली गया और वो 2 कदम आगे बढ़ाया। अब वो भी निहत्था हो चुका था, लेकिन उसकी फुर्ती और लड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो इस तरह की दस्त बदस्त जंग में माहिर है। उसने एक साइड तब्दील की और अपने बाजू की टक्कर मेरे सीने पर लगाना चाही, लेकिन मैंने अपने आप को बचाया और दूसरे लम्हे मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। खासी जोरदार आवाज पैदा हुई थी और वो एक लम्हे के लिए घूम गया था। मुझे एतराफ करना पड़ा कि उस जैसा फुर्तीला आदमी इससे पहले मेरी निगाहों से नहीं गुजरा था। उसने उछलकर एक बार फिर मेरी गर्दन पर एक हाथ रसीद किया और मैं 2 कदम पीछे हट गया। इससे कबल कि मैं संभलता उसने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई। वो अगर चाहता तो इस मौके से फायदा उठाकर मुझे खत्म कर सकता था, लेकिन शायद वो भी बौखला गया था। सिर्फ 1 सेकंड का वक्फा हुआ था और दूसरे ही लम्हे वो छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने भी दरवाजे की जानिब छलांग लगाई। बाहर निकला तो राहदारी सुनसान पड़ी थी। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में चारों तरफ देखा। यूं महसूस होता था जैसे उस राहदारी में कोई मौजूद ही ना हो। समझ में नहीं आता था कि इस कदर जल्द वो दौड़ता हुआ कहाँ निकल गया। मैं नीचे की जानिब दौड़ा, लेकिन सफेद फार्म का अब कहीं पता नहीं था। मैं चंद लम्हे उलझी निगाहों से इधर उधर देख रहा था और फिर वहां से वापस पलट पड़ा। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हुए दफतन मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने सैंड्रा के कमरे की तरफ देखा। उसका दरवाजा बंद था। वैसे ये मेरी खुशबख्ती थी कि आसपास कोई मौजूद नहीं था। हर चंद के गोलियां साइलेंसर लगे पिस्तौल से चली थीं, लेकिन उसके बावजूद हंगामा आराई तो हुई थी और इस भाग दौड़ से आसपास के लोग तो मुतवज्जे हो सकते थे, लेकिन यूं लगता था जैसे कुर्ब जवार में कोई अपने कमरों में मौजूद ना हो। अगर होता तो यकीनी तौर पर सूरत हाल बिगड़ जाती। मैं वापस अपने कमरे में दाखिल हो गया। मकामी आदमी की लाश बेतरतीब हालत में पड़ी हुई थी। कमरे में खून और बारूद की बू फैली हुई थी। मैंने ताज़ा हवा के लिए अकबी खिड़की खोल दी और उस लाश की तरफ तशवीश आमेज निगाहों से देखने लगा। जरूरी था कि उस लाश को ठिकाने लगाया जाता। मैंने लाश की जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन उनसे कोई चीज बरामद नहीं हुई जिससे उस शख्स की शनाख्त या उसके बारे में कोई अंदाजा हो सकता। मुझे यकीन था कि सफेद फार्म ने उस शख्स को यहीं से किराए पर हासिल किया होगा, लेकिन आखिर वो था कौन और इस तरह उसने मुझसे फाइल मांगने की कोशिश क्यों की? अगर उसका ताल्लुक ग्रीन पोल से ही था तो जाहिर है हमारे दरमियान तो खासी मफाहमत आमेज गुफ्तगू होना चाहिए थी। इस तरह फाइल हासिल करने की कोशिश क्यों की गई? बाहर तौर अब सबसे बड़ा मसला उस लाश को ठिकाने लगाने का था। भरे पूरे होटल में किसी इंसानी लाश को आसानी से गायब नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। राहदारी अब भी सुनसान पड़ी हुई थी। मैं फौरन ही कमरा नंबर 619 के दरवाजे पर पहुंच गया और यहाँ मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई न दी। दूसरी और तीसरी दस्तक पर भी जब कोई आवाज न सुनाई दी तो मैंने जेब से एक मखसूस किस्म का तार निकालकर अंदर से दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू कर दी। ये तार इस किस्म के कामों के लिए बड़ा कारआमद था। चुनाचे लॉक खोलने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। दरवाजे को उसी तरह खुला छोड़कर मैं फुर्ती से अपने कमरे में आया, लाश उठाई और उसे लिए हुए सैंड्रा के कमरे में दाखिल हुआ। फिर मैंने लाश को निहायत इत्मीनान से सैंड्रा के बेड के नीचे डाल दिया और लटकी हुई चादर को बराबर करके फुर्ती से बाहर निकल आया। दरवाजे को लॉक किया, उस पर से अपने हाथ के निशानात मिटाए और अपने कमरे में आ गया। हरचंद के ये एक बुरी बात थी, लेकिन सैंड्रा का किरदार भी अभी तक मेरी निगाहों में मशकूक था। मैं नहीं जानता था कि मेरी तस्वीर बनाने वाली ये लड़की किस हैसियत की हामिल है। बज़ाहिर वो मासूम नजर आती थी, लेकिन दुश्मन के नरक़े में मैं किसी को मासूम नहीं समझ सकता था। उसके बाद मैंने कमरे की सफाई शुरू कर दी और इतनी मेहनत से ये सफाई की कि इस खूनी हंगामे का कोई निशान बाकी नहीं छोड़ा।
ड्रेसिंग टेबल के टूटे हुए शीशे का मसला इस तरह हल किया कि एक बार फिर सैंड्रा के कमरे में दाखिल होकर मैंने उसकी ड्रेसिंग टेबल का शीशा निकाल लिया और अपने कमरे में आकर उसे अपनी टेबल पर लगा दिया। लेकिन इसके फौरी बाद मुझे एक और काम करना था, यानी इस्तांबुल के किसी और होटल में अपने लिए एक कमरे की बुकिंग, ताकि जरूरत पेश आने पर मुझे अपने काम में कोई दिक्कत पेश ना आए। कमरे का आखिरी जायजा लेने के बाद मैं बाहर निकल आया और फिर होटल से बाहर आकर काफी फासले पर एक टेलीफोन बूथ से मैंने एक होटल का नंबर डायल किया जिसकी लिस्ट टेलीफोन बूथ में मौजूद थी। होटल पे कार्ड में मैंने अपने लिए एक कमरा बुक करवाया और एक फर्जी नाम उन्हें बताकर कहा कि मैं कुछ देर के बाद उनके पास पहुंच जाऊंगा। इस तरफ से मुतमईन होकर मैं बाहर निकल आया। मेरी निगाहें इधर उधर भटकने लगीं। अतराफ में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सुकून से बैठा जा सके। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। एक खूबसूरत से कैफे का बोर्ड देखकर मैंने टैक्सी रुकवाई और बिल अदा करके कैफे की इमारत में दाखिल हो गया। इस दौरान मैंने अपने ताक़ुब वगैरह पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन होटल में बैठकर कॉफी पीते हुए ये ख्याल मेरे जहन में उभरा। अभी मैं ज्यादा नहीं सोच पाया था कि कैफे में मैंने सैंड्रा की शक्ल देखी। खूबसूरत और मासूम शक्ल लड़की इधर उधर देख रही थी। फिर वो एक मेज की जानिब बढ़ी, लेकिन दफतन ही वो ठिठक गई। मैंने महसूस किया कि उसकी निगाहों में मेरी शक्ल घूम गई है, यानी होटल के हॉल में सरसरी सी निगाह दौड़ाते हुए उसने मेरी शक्ल भी देखी होगी, लेकिन फिर वो वहां से गुजर गई थी। लेकिन अब फिर मैं उसे याद आ गया। वो बगौर मुझे देख रही थी। मैं आहिस्ता से मुस्कुरा दिया और वो तेज कदमों से चलती हुई मेरे नजदीक पहुंच गई। बोली, हेलो, तुम वही हो ना? मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, हाँ वही हूँ, बैठ जाओ। और वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। बोली, मैं इधर से गुजर रही थी, कॉफी पीने का मूड हुआ मेरा, क्या ये इत्तेफाक नहीं है? मैंने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, हो सकता है। मैं जायजा लेना चाहता था कि वो किस किस्म की और किस पाए की अदाकारी कर रही हैं। अलबत्ता इतना अंदाजा मुझे जरूर था कि उसे अभी तक अपने कमरे का हाल नहीं मालूम हो सका होगा, वरना वो इतनी पुरसुकून न होती और इतनी जल्दी यहाँ तक न पहुँच जाती। अलबत्ता यहाँ तक पहुँच जाने के सिलसिले में ये बात यकीनन काबिल गौर थी कि वो इत्तेफाकिया तौर पर यहाँ आ गई है या फिर मेरा ताक़ुब करती हुई। दो ही सूरतें हो सकती थी। मुमकिन है बाहर वो मेरा इंतजार कर रही हो और उसे अंदर की सूरत हाल का इल्म न हो। बाहर तौर उस लड़की को मैं इन मामलात से लाताल्लुक करार नहीं दे सकता था, लेकिन अब ये मेरे हाथ लग गई थी तो इससे थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करना जरूरी थी। मैंने वेटर को इशारा करके उसके लिए कॉफी मंगवाई और वेटर ने थोड़ी देर के बाद मेरा ऑर्डर सर्व कर दिया। वो बोली, हैरत अंगेज बात है, हमारी मुलाकात जगह जगह हो जाती है। वैसे तुमने मुझे बताया था कि तुम। मैंने किसी कदर बेपरवाही का मुजाहरा करते हुए कहा, हाँ क्या? बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो कॉफी की प्याली उठाकर छोटे छोटे घूंट लेने लगी। मैं उसकी इस तिश्ना गुफ्तगू के बारे में सोच रहा था। गालिबन वो पूछना चाहती थी कि मैंने उसे अपने कमरे के बारे में बताया था। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। वो जानती थी कि मैं उसके बराबर वाले कमरे में मुकीम हूँ। अंदाजा मुझे हो गया था कि अगर वो खुल जाए तो मुझे कम से कम उस सफ़ेद फार्म के बारे में मालूमात जरूर हासिल हो सकती हैं। जंजीर की कड़ियां आपस में मिल रही थी। मेरी तस्वीर हासिल की गई, उस पर रिसर्च की गई और उसके बाद वो लोग मेरे पीछे लग गए। कौन थे? क्या उनका ताल्लुक ग्रीन पोल से था या फिर कोई और था? लड़की खामोशी से कॉफी के घूंट लेती रही। फिर उसने कहा, क्या तुम कम बोलने के आदी हो? मैंने कहा, ओ नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारी मायत में इस्तांबुल में हमारे दिन और रात खुशगवार न गुजरेंगे। वो बोली, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, प्लीज किसी गलत फहमी का शिकार न होना। मैंने कहा, अरे ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बारे में कोई गलत राय रखता हूँ? उसने जवाब दिया, बस ऐसे ही। मैंने महसूस किया था जैसे उसके अंदाज में कोई खौफ शामिल हो गया हो। मैंने अतराफ में देखा, लोग अपनी अपनी मसरूफियात में महव थे, कोई भी हमारी जानिब मुतवज्जे नहीं था। कॉफी पीने के बाद उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, क्या तुम यहाँ देर तक बैठोगे? मैंने कहा, क्यों, खैरियत? क्या तुम कहीं जाना चाहती हो? बोली, हाँ मैं बस। मैंने कहा, चलो मैं भी चल रहा हूँ, अगर होटल ही जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और मेरे साथ उठ गई, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो खासी नर्वस है। उसकी चाल में भी हल्की सी लड़खड़ाहट थी। अभी हम होटल से बाहर निकलकर चंद कदम ही चले थे कि दफतन वो लड़खड़ा कर आगे को झुकी। अगर मैं उसे फौरन ही थाम न लेता तो वो गिर जाती। दूसरे लम्हे उसके कंधे से नीचे सीने पर गोल सा सुर्ख धब्बा देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। वो कराहते हुए बोली, मिस्टर प्लीज। उसने दोनों हाथ फजा में फैलाए और जुमला मुकम्मल किए बगैर मेरे बाजुओं में झूल गई।
मैं एक लम्हे के लिए परेशान जरूर हो गया, लेकिन फिर मैंने उसे फुर्ती से एक कार की आड़ में लिटाया और सामने वाली इमारत की जानिब देखने लगा, जहां से मेरे ख्याल के मुताबिक फायर किया गया था। मुझे महसूस हुआ कि कोई वहां मौजूद है और दूसरे लम्हे एक गोली सनसनाती हुई मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। जिस कैफे से हम निकले थे उसके बाहर खड़े हुए चौकीदार ने लड़की को गिरते हुए देख लिया था। वो फौरन ही हमारी तरफ दौड़ा। मैंने चीखकर उसे इमारत की छत पर किसी खौफनाक कातिल की मौजूदगी से आगाह किया और एम्बुलेंस के लिए फोन करने की हिदायत की। चौकीदार फौरन ही वापसी के लिए मुड़ गया था। मैंने सेंड्रा की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थीं, सांस रुक रुक कर चल रही थी। जख्म से मुसलसल खून बह रहा था और जाहिर है फौरी तौर पर खून बंद करने के लिए उस वक्त मेरे पास कोई तरीका नहीं था। मुझे यकीन था कि फायर करने वाले उन्हीं लोगों में से कोई हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ आते ही मुझ पर मुसीबतों की बारिश कर दी थी। शायद वो मुझे हलाक करना चाहते थे, लेकिन सेंड्रा जद में आ गई, या फिर मुमकिन है उन्हें सेंड्रा की जात से कोई खतरा पैदा हो गया हो। मैं इस दफा फायर करने वाले को आसानी से फरार होने का मौका नहीं दे सकता था। चुनाचे मैंने एकदम छलांग लगा दी और दौड़ता हुआ उस इमारत की तरफ जाने लगा जिसकी छत पर से फायरिंग की गई थी। इसके लिए मुझे एक चौड़ी सड़क उबूर करना पड़ी थी और सीधे दौड़ने में अगरचे खतरा था, लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर और कोई चाराकार भी नहीं था। मैं दूसरी तरफ पहुंचा भी न था कि एक और फायर हुआ और गोली मुझसे चंद कदम के फासले पर सड़क पर लगी। मैं लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ें सुन रहा था, लेकिन उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर मैं उस मकान में घुस गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। ऊपर जाने के लिए रास्ता तलाश करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। इमारतों की छतें आपस में मिली हुई थीं और मैं आसानी से ऊपर पहुंच सकता था। चुनाचे मैं फुर्ती से दौड़ता हुआ सीढ़ियां तय करने लगा। जीने के ऊपर वाला दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसका मतलब था कि वो जो कोई भी है इस रास्ते से ऊपर नहीं गया। मैंने रिवॉल्वर निकाल कर जंजीर गिरा दी और निहायत आहिस्तगी से दरवाज़ा खोल दिया। मैंने छत पर कदम रखा ही था कि एक गोली सनसनाती हुई मुझसे सिर्फ 2 फुट के फासले पर बनी हुई चिमनी में पैवस्त हो गई। मैं एकदम सीने के बल नीचे गिर गया और आगे रेंगने लगा। अगरचे फायर की आवाज़ से मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि हमला आवर किस तरफ है, लेकिन अभी तक वो मेरी निगाहों से ओझल था। मैं मोहतात निगाहों से इधर उधर देखता हुआ आगे रेंगने लगा। फिर दफतन मैंने अपने अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी और चौंक कर रुक गया। मैंने तेज़ी से घूम कर पीछे देखा। वो एक सफ़ेद पतलून और सफ़ेद कमीज वाला आदमी था। उसके चेहरे पर रुमाल सा लिपटा हुआ था। वो जंगली बिल्ली की तरह दौड़ रहा था। मैंने फौरन ही फायर कर दिया, लेकिन मेरी गोली उसका रास्ता नहीं रोक सकी। वो उस मकान की छत से दूसरी मकान की छत पर कूद गया और एक चिमनी की आड़ में पहुंचकर उसने शायद पोजीशन ले ली। मैंने रिवॉल्वर की नाल को चिमनी की आड़ से बाहर निकलते हुए देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर फायर करे मैंने उस पर फायर कर दिया। मुझे अंदाजा हो चुका था कि उसका निशाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और ये बात मेरे हक में मुफीद है। फायर की आवाज के साथ ही फजा में एक चीख उभरी और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। गोली उसके बाजू में लगी थी। उसने भी जवाबी फायर किया, लेकिन मैं महफूज रहा। दूसरे लम्हे वो एक बार फिर भाग खड़ा हुआ। मैंने भी उसके पीछे दौड़कर एक बार फिर फायर किया, लेकिन उसी वक्त हमला आवर छलांग लगाकर एक और मकान की छत पर पहुंच गया और जब मैं उस मकान की छत तक पहुंचा तो वो गायब हो चुका था। उन दोनों छतों के दरमियान तकरीबन 8 फुट का फासला था। चंद कदम पीछे हटकर मैंने दौड़ते हुए छलांग लगा दी। ये अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाली बात थी, लेकिन अपनी जान की कीमत पर भी मैं उसे फरार का मौका नहीं देना चाहता था। मैं जोरदार धमाके के साथ दूसरी छत पर गिरा और फौरन ही संभल कर टीन के बने हुए उस दरवाजे की तरफ दौड़ा जिसके पीछे वो शख्स गायब हुआ था। हमलावर भी इतना बेवकूफ नहीं था। वो दरवाजा अंदर से बंद कर गया था। मैं छत के किनारे आकर नीचे झांकने लगा। पूरी गली मेरी निगाहों के सामने थी। एम्बुलेंस की आवाज सुनी जा रही थी और उसके करीब ही पुलिस की एक कार भी खड़ी हुई नजर आ रही थी। मैं छत के दूसरे किनारे पर पहुंचकर झांकने लगा। उस तरफ अकबी गली में निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसका मतलब था कि हमला आवर अभी इमारत के अंदर मौजूद है। चंद लम्हे के बाद दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने ताले पर फायर झोंक दिया और दरवाजा खोलकर मोहतात अंदाज में सीढ़ियां तय करने लगा। रास्ते में जगह जगह खून के धब्बे मेरी रहनुमाई कर रहे थे। एक जगह काफी खून पड़ा हुआ था, जिससे मुझे ये समझने में दिक्कत नहीं हुई कि हमला आवर इस जगह कुछ देर के लिए रुका था। मैं मजीद नीचे उतरने लगा। पूरी इमारत पर सुकूत तारी था। मजीद कुछ आगे जाने के बाद एक और दरवाजा नजर आया जिसकी दूसरी तरफ हल्की सी आहट सुनाई दी। मैं तेजी से उस तरफ घूम गया, लेकिन ये भी गनीमत ही था कि मैंने रिवॉल्वर का ट्रिगर नहीं दबाया था। कमरे से निकलने वाला एक अधेड़ उम्र मदकूक सा आदमी था। मुझे देखते ही उसने घिघियाए हुए अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और फरियाद करने लगा, प्लीज मिस्टर प्लीज,
मुझे मारने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उसे इशारा किया खामोश रहो और रिवॉल्वर झुका लिया। बूढ़ा बदहवासी के अंदाज में दोबारा कमरे में दाखिल हो गया था। उसके चंद सेकंड के बाद ही दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और मैं मोहतात हो गया। एम्बुलेंस के साथ पुलिस को देख ही चुका था और अब यकीनन पुलिस उस शख्स की तलाश में होगी जिसने सैंड्रा पर गोली चलाई थी। उस वक्त अगर मैं पुलिस के हाथों पड़ जाता तो मेरे लिए ये साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता कि सैंड्रा पर असल हमला करने वाला कौन था। चुनाचे बेहतर यही था कि जिस तरह भी मुमकिन हो सके यहाँ से बाहर निकला जाए। मैं बरक़ रफ्तारी से वापस पलटा और उन्हीं रास्तों को तय करने लगा जिनसे गुजर कर यहाँ तक आया था। मुख्तलिफ गलियों को तय करता हुआ मैं एक पतली सी सड़क पर पहुंच गया जहां ट्रैफिक चल रही थी। उस वक्त पुलिस से बचना बेहद जरूरी था। चुनाचे बरक़ रफ्तारी से आगे बढ़ता हुआ मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से मुझे वो इमारत नजर आ रही थी जहां एक बस आकर रुक रही थी। मैं बड़े इत्मीनान से बस में दाखिल हो गया। चंद लम्हात के बाद बस आगे बढ़ गई। मुझे बआसानी पुलिस से छुटकारा मिल गया। इस्तांबुल में दाखिला इंतहाई सनसनीखेज साबित हुआ था। मुझे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि खेल शुरू हो गया, और वो भी इस अंदाज में कि सोचने समझने के लिए वक्त नहीं मिल रहा था। अगर मकामी पुलिस मेरे पीछे लग गई थी तो फिर सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। चुनाचे अब जो कुछ करना था इंतहाई मोहतात अंदाज में करना था। देर तक मैं सड़कों पर चकराता रहा, अतराफ का जायजा लेता रहा। सैंड्रा मेरे जहन में थी। पता नहीं मुझे हलाक करने की कोशिश की गई थी या उसे। अपने होटल वापस जाने की बजाय उस वक्त पे कार्ड जाना मुनासिब था और वहां दाखिल होने के लिए थोड़ी सी शख्सियत की तब्दीली भी लाजमी अमर थी। चुनाचे मैंने बाजारों का रुख किया और थोड़ी देर के बाद मैं एक बाजार में पहुंच गया। अगरचे इस्तांबुल यूरोप में है, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल मशरकी महसूस होता है। मैं उन बाजारों में घूमकर अपने मकसद की चीजें तलाश करने लगा और फिर अनकरा स्टोर्स मेरी निगाहों के सामने आ गया। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की तर्ज का ये शॉपिंग आर्केड मेरे मकसद के लिए इंतहाई बेहतरीन था और मैंने यहाँ से अपनी ज़रूरियात की वो तमाम चीज़ें खरीदी जो किसी मुसाफिर को होटल में क़याम करते हुए काम आ सकती हैं। उसके साथ साथ ही कुछ और ऐसी चीज़ें भी जो मेरी शख्सियत में कम से कम इस हद तक तब्दीली कर दें कि एक निगाह देखने वाला मुझे पहचान न सके। उन चीज़ों को रेडीमेड कहा जा सकता था। चुनाचे मैंने भारी किस्म की मूछें और एक ख़ास किस्म का चश्मा अपनी आंखों पर लगा लिया और उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी शख्सियत में नुमायां तब्दीली हो गई है। वहां से कुछ दूर आगे बढ़ा और बायज़ीद मस्जिद के पास पहुंच गया जहां लातादाद कबूतर उस बेवा की याद दिलाते हैं जिसका कुल सरमाया कबूतरों का एक जोड़ा था और जिसे उसने मस्जिद के इफ्तिताह की तकरीब में सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया था। लेकिन उस वक्त मैं उन तमाम चीज़ों में मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी नहीं ले सकता था। चुनाचे मैं होटल पे कार्ड रवाना हो गया। 5 मंजिला होटल पे कार्ड बहुत आला किस्म का नहीं था। उसकी इमारत भी पुरानी तर्ज की थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर सफाई का बेहद आला इंतजाम था। मेरे लिए 3री मंजिल का एक कमरा बुक किया गया। रजिस्टर पर अपना जाली नाम बताते हुए मैंने दस्तखत किए और अपने कमरे में मुंतकिल हो गया। होटल के कमरे में गुस्ल करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर दराज हो गया और छत पर निगाहें जमाए सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए था जिसकी बिना पर मुझे ग्राउंड टावर होटल की सूरत हाल मालूम हो सके। अगर मैं होटल का वो कमरा छोड़ भी दूं तो बाहर तौर फाइल तो मुझे वहां से निकाल कर लाना ही थी, लेकिन अब अपनी असल हैसियत से वहां जाना खतरे से खाली न था। नामालूम उस लाश की दरियाफ्त के बाद वहां क्या कुछ हुआ होगा। शाम को तकरीबन 7 बजे के करीब मैं उठ बैठा, अपना लिबास वगैरह तब्दील किया और फिर उसी मेकअप में बाहर निकल आया। मेरे जहन में एक मंसूबा जन्म ले रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं एक बार फिर बाजार में दाखिल हो गया। अनकरा स्टोर्स में अपने मतलब की चीजें मैं देख चुका था। फिर यहाँ से मैंने एक ऐसा लिबास खरीदा जो होटल के वेटर इस्तेमाल करते हैं। ये आम लिबास था और मेरे जहन में ये बात थी कि ग्राउंड टावर में मौजूद वेटर ऐसे ही लिबास इस्तेमाल करते हैं, सिवाय वहाँ के मखसूस बैच के। लेकिन बैच की गैर मौजूदगी नज़रअंदाज भी की जा सकती थी। उस लिबास को एक पैकेट में बंद करवाने के बाद मैं टैक्सी में बैठकर ग्राउंड टावर की तरफ रवाना हो गया और थोड़ी देर के बाद होटल में दाखिल हो गया। मेरे जहन में वो लाश मौजूद थी जिसे मैंने सैंड्रा के कमरे में डाल दिया था। मेरा अंदाजा था कि इस सिलसिले में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हुई होगी। होटल के हॉल में दाखिल होने के बाद थोड़ी देर तक मैंने हालात का जायजा लिया। कोई तब्दीली नजर नहीं आई थी। उसके बाद वहां से निकलकर मैं अपने कमरे की राहदारी में पहुंच गया। राहदारी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मैंने चक्कर लगाया। यूं महसूस होता था जैसे अभी तक सैंड्रा के कमरे की कैफियत का किसी को पता नहीं चल सका। यहाँ का माहौल सुनसान देखकर मैंने दिल में फैसला किया कि अब मुझे अपने काम में देर नहीं करना चाहिए। चुनाचे मैं होटल के एक ऐसे हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां मैं वेटर का लिबास तब्दील कर सकता था। उसके बगैर मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। इंतहाई फुर्ती से मैंने ये लिबास तब्दील किया।
एक कपड़ा अपने शाने पर इस तरह डाल दिया कि वो हिस्सा छुप गया जहां होटल का मोनोग्राम बैज की शक्ल में लगा होता है, और उसके बाद दूसरों की निगाहों से बचता हुआ एक बार फिर अपने कमरे की राहदारी में दाखिल हो गया। राहदारी अब भी उसी तरह पुरसुकून थी। कमरा नंबर 620 के सामने पहुंचकर मैंने उसी मखसूस तार की मदद से दरवाजा खोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके मैंने फुर्ती से शेड की जानिब रुख किया और वहां से फाइल निकालकर अपने लिबास में छुपा ली। इस काम को अंजाम देकर मैं इंतहाई बर्क रफ्तारी से बाहर आया और दरवाजा बंद करके फुर्ती से राहदारी के एक सिरे की जानिब चल पड़ा। खुदा का शुक्र है कि इस काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बाकी सामान को छूना बेमकसद था। अलबत्ता मैंने अपने कुछ कागजात जरूर साथ ले लिए थे जिनकी मुझे किसी भी वक्त जरूरत पेश आ सकती थी। उन कागजात को देखकर मुझे ये अंदाजा होता था कि अभी तक मेरे कमरे में कोई गड़बड़ नहीं की गई और शायद उसके बाद उन लोगों की जरूरत नहीं हुई कि कमरे में दाखिल हूं। मैं राहदारी के दूसरे सिरे तक गया और फिर वहां से नीचे उतरकर उस जगह पहुंच गया जहां मैंने अपना असल लिबास छुपाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।